नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वेस्टर्न मीडिया आज के समय पब्लिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप निकले थे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर ये आज के समय चाइना को ग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइटल, ट्रंप इज मेकिंग चाइना नॉट अमेरिका ग्रेट अगेन। ये बात अगेन किसी का ओपिनियन नहीं है, ये ग्लोबल सर्वे बता रहा है। दुनिया भर के कई देश अब चाइना पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कंपेयर टू यूएसए। मैंने ऑनलाइन देखा कई चाइना के ऑफिशियल सिटिंग जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो इस तरीके से यूएसए को चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ग्रासियास मागा। ग्रासियस का मतलब होता है शुक्रिया, थैंक यू इन स्पेनिश। और नीचे टाइटल आप देख पाओगे इस आर्टिकल का ये है कि ट्रंप इज मेकिंग द वर्ल्ड फॉल इन लव विद चाइना। और ये बात बिल्कुल ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की जो अजीबोगरीब हरकतें हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं कि यूएस मिलिट्री के सामने कोई कुछ नहीं है, कोई भी खाली इलाका होगा हम उसको कब्जा लेंगे, हमारे सामने कौन टिकेगा, ये जिस तरीके से इंडिया समेत कई और कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर चुके हैं यूएसए के, तो सेम एक सेंटिमेंट दुनिया भर में आ रहा है कि परहैप्स चाइना एक ज्यादा स्टेबलाइजिंग फोर्स है दुनिया में। और मैं यहां पे फिर से ये बात रिपीट करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कार्यकाल में आप अगर देखो तो दो देशों को सबसे ज्यादा इन्होंने बेनिफिट दिया है, एक रशिया और दूसरा चाइना। एक टाइम पर दुनिया भर में लोग यूएसए को रिस्पेक्ट करते थे, या फिर एटलीस्ट यूएसए का नैरेटिव एक्सेप्ट कर लेते थे, ये मानकर कि देखिए रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, यूएसए यूक्रेन की हेल्प कर रहा है ताकि यूक्रेन खुद को बचा पाए। ट्रंप ने पूरा जो नैरेटिव है यही बदल दिया है। अब ये खुद कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को कब्जाएंगे। बेसिकली जो रशिया कर रहा था ना, ट्रंप ने उसको कई गुना ज्यादा जस्टिफाई कर दिया है। और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कनाडा, जिसके रिलेशंस चाइना के साथ बहुत ज़्यादा खराब थे, इन लोगों ने रिसेंटली एक $7 बिलियन की ट्रेड डील साइन करी है विद चाइना। और साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि चाइना एक ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एलाई है देन यूएस। ये बहुत बड़ी बात है कि यूएसए का तो साफ साफ सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कुछ भी हो सकता है। अभी आज बोलेंगे कि ये कंट्री हमारा मित्र है, कल बोल सकते हैं कि ये कंट्री यूएसए के लिए खराब है। कुछ भी कर सकते हैं ये, कोई मतलब आप कह लीजिए इनकी फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं दिखती। और दुनिया को ना इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं पसंद। ट्रंप को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन के रहूंगा ना, तो इससे यूएसए को एडवांटेज मिलेगा। ये गेम उल्टी पड़ रही है आज के समय ट्रंप पे। हो क्या रहा है कि दुनिया के जो मैच्योर लीडर्स हैं उनको नहीं पसंद जिस तरीके से ट्रंप बाकी लीडर्स का मजाक उड़ाते हैं, उनकी एक्शन का मजाक उड़ाते हैं। ये बचकानी चीजें लगती है। मैं कल देख रहा था ट्रंप फिर से इमैनुअल मैक्रों का जो बोलने का तरीका है उसका मजाक उड़ा रहे थे। Nice man. And I said, Emmanuel, yes, Donald, thank you so much for calling. Oh, I said, you're not going to like this call. You're going to have to get your drug prices up. No, I will not do that. ना ये सब चीजें ना एक बार थोड़ी फनी लगती है, पहली बार कोई वर्ल्ड लीडर कुछ कर रहा है, ठीक है, थोड़ा एजी लगता है, मगर इतना रिपीट कर कर के ना अब जेन्युइनली ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस एक बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कंट्री बन चुका है। और इसलिए मार्क कार्नी, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये भी बोल पड़े चाइना एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल कंट्री लगता है। वहां पे एटलीस्ट आपको पता है कि शी जिनपिंग ने जो बोला है, जो इनकी गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, जो इनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से ये चलेंगे। और मैं यूएसए में रिएक्शन देख रहा था कि इस बात को लेकर अमेरिकन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि कनाडा ने एक डील साइन कर ली है चाइना के साथ, और इनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि चाइना एक ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पार्टनर है। अमेरिकन्स इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। फॉर एग्जांपल जो बहुत ही फेमस सोशल कमेंटेटर्स हैं यूएसए में, फॉर एग्जांपल स्टीव बैनन, ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं, इन्होंने रिसेंटली ये बोला, Carney is an enemy of the United States. It's obvious. He's partnered, as they've been infiltrated by the Chinese Communist Party and radical Islam. They love beta males. They feast off beta males like Carney. तो ये जी यहाँ पर बात चल रही है अचानक से अमेरिका में। अब ये लोग कह रहे हैं, इनके कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब हैं, कि मार्क कार्नी अमेरिका के दुश्मन है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो ऑब्वियसली वो अपनी हार यहाँ पे मानेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कनाडा ने डील कर ली है, ठीक है, बट इंटरनली जो ट्रंप का वोटर बेस है वो बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर
कि कनाडा यूएसए के सामने कंप्लीटली सरेंडर करने के बजाय कहीं ना कहीं स्पाइन दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझको ये लगी कि मार्क कार्नी की जो ये ट्वीट है, जहां पे इन्होंने बात बोली कि वी हैव सिक्योर्ड ए न्यू ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना अनलॉकिंग मोर देन $7 बिलियन इन एक्सपोर्ट फॉर कनेडियन वर्कर्स एंड बिजनेसेस। इसके नीचे जो ट्वीट्स थी ना, वहां पे अमेरिकन धमकी दे रहे हैं कनाडा को मॉनरो डॉक्ट्रिन की। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, द मॉनरो डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू कनाडा टू। याद रखना, कई जो अमेरिकन है वो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने अपने लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हें कम्युनिज्म मिलेगा। मगर मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल मैं कहूँगा एक लेसन है, जिससे आप समझ पाओगे कि अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है और क्यों मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में यूएस कनाडा के रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे। यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे जेम्स मॉनरो। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन तैयार करी थी 1823 में, जो डॉक्ट्रिन आज भी काफी हद तक कायम है। इस डॉक्ट्रिन में यह लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक बात को लेकर क्लियर होगी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर हमारा है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी भी और देश की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर किसी भी टाइप की विदेशी इंटरफेरेंस यूएसए बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डॉक्ट्रिन देखिए सेंट्रल है टू द अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटजी। ये 20th सेंचुरी में भी ऐसे था और 21st सेंचुरी में भी मॉनरो डॉक्ट्रिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए को समझने के लिए। ना अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो इधर आप देख पाओगे, ये वर्ल्ड मैप को डिवाइड किया जाता है हेमिस्फीयर्स में। ये लाइन आप देख रहे हैं इक्वेटर की, इसके ऊपर का जो हेमिस्फेयर है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हेमिस्फेयर हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। फिर बीच में आप देखोगे यहां पे आपको दिखेगा प्राइम मेरिडियन। ये डिसाइड करता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर कौन सा है। भारत, चाइना, रशिया, यूरोप, एक्चुअली ज्यादातर यूरोप आप कह लीजिए, ये सब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। फिर ये वाला जो इलाका है ये सारा ये आता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है वो यूएसए को एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी ये देती है कि इस इलाके में कोई भी देश अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली यूएसए का एक दुश्मन बन जाएगा। चाइना आज के समय यही कर रहा है कनाडा में। और इवन तो डोनाल्ड ट्रंप की अगेन, ये पता नहीं, शायद ट्रंप को पता भी नहीं होगा शायद कि मॉनरो डॉक्ट्रिन है क्या। ये अलग ही टाइप के पॉलिटिशियन है, बस पॉपुलिज्म की वेव से आ गए हैं यूएसए में पावर में। बट जो चाइना के कमेंटेटर्स हैं सोशल मीडिया में वो खुलकर कह रहे हैं कि यूएसए चाइना को ट्रीट करता है एज 51st स्टेट। और ये सारी चीजें ना, इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। ये ट्रम्प जो बार बार बोल रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो ये तो गवर्नर है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कनाडा मेरी 51st स्टेट है। ये एक टाइम पे आकर ना, चाहे कनेडियंस इमीडिएटली इसका रिएक्शन ना दे, आम कनेडियन के दिमाग में यूएसए की इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उस स्टेटमेंट से। इससे क्लियरली एक ही देश को फायदा मिलता है, वो है चाइना। चाइना ने बहुत आसानी से कनाडा के पॉलिटिकल स्फेयर में एक जगह बना ली है। यहां पे आप देख पाओगे चाइना ट्रीट्स कनाडा विद रिस्पेक्ट एंड विन विन कोऑपरेशन। वो लोग साफ साफ कह रहे हैं, चाइनीज लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गवर्नर है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी चाइना के बारे में यह कहा है कि चाइना एक ऐसा देश है जो नई ग्लोबल रियलिटीज के हिसाब से चलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, Mr. President, together we can build on the best of what this relationship has been in the past to create a new one, adapted to new global realities that will deliver stability, security and prosperity to our people. तो कनाडा साफ साफ कह रहा है कि जो अब नई ग्लोबल रियलिटीज है, परहैप्स एक नया ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें चाइना काफी हद तक ज्यादा सूट कर रहा है इनको। और कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि भारत भी खुद को डी रिस्क करना शुरू कर दे फ्रॉम यूएस बुलिंग। धीरे धीरे डॉलर पे जो एक्सपोजर है कम करो। जो आरबीआई की होल्डिंग है इसमें गोल्ड और बाकी एसेट्स ये हमको इंक्रीज करने होंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ हम एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस बार आप देखोगे जो 26 जनवरी में स्पेशल गेस्ट हैं ये भी यूरोप के टॉप लीडर्स हमने इन्वाइट किए हैं। इस बार हमें डाइवर्सिफाई करना होगा और ये हर देश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जब 4 साल खत्म होंगे तब देखना होगा यूएसए को कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। इनकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी क्योंकि ट्रंप ने जो डिफेंस बजट है यूएसए का ये काफ़ी बढ़ा दिया है। बट दुनिया में ओवरऑल
यूएस काफ़ी हद तक आइसोलेटेड खड़ा होगा और चाइना काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस बना चुका होगा कई कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ चाइना के टाइज कुछ समय पहले बहुत ख़राब थे। ना आने वाले समय में देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में आकर कनाडा पर कोई एडिशनल टैरिफ लगाते हैं या नहीं लगाते, या फिर कनाडा को फिर से ये धमकी देनी स्टार्ट करते हैं कि ग्रीनलैंड की तरह तुमको भी कब्जा लेंगे। देखना होगा। अ लॉट इज अबाउट टू हैपन। जैसे मैंने आपको बताया था, साल 2026 ये परहैप्स जियोपॉलिटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर जो कहते हैं उनमें से एक होगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने अप्रूव कर दी है परचेज ऑफ विच फाइटर जेट रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस F-32, रफाल, सुखोई 57 या फिर F-35 फाइटर जेट्स। ये है आपके सामने ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई है मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये एआई, डेटा साइंस के बारे में मत सुनो। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।